Hello everyone and welcome to SPMIS Academy Daily Newspaper Analysis। आज हम लोग 3 जनवरी 2024 का एनालिसिस करने जा रहे हैं इसके न्यूज़पेपर का। आज भी सर की तबीयत सही नहीं है, सत्यजीत सर की तबीयत उतनी सही नहीं चल रही है और अगले कुछ दिनों के लिए भी मुझे ही ये न्यूज़पेपर की एनालिसिस प्रेजेंट करनी होगी। सर सब न्यूज़पेपर का जो कंटेंट होता है वो सब सर प्रिपेयर कर ही रहे हैं और लेकिन अभी वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं अगले कुछ दिनों के लिए जब तक सर रिकवर कंप्लीटली नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए ये न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रेजेंट कर दिया करूँगा और एक बार जब सर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे, आई थिंक नेक्स्ट वीक तक सब सही रहेगा, तब फिर सर आपके सामने न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे। बिफोर दैट मैंने कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की जो बेस्ट विशेज़ हैं नहीं दी। So happy new year to all of you on behalf of Satyajit sir and from me and from entire SPM team। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखते हैं सर ने क्या कंटेंट है प्रिपेयर किया है। सर ने 4 टॉपिक्स आज डिस्कशन के लिए रखे हैं। पहला है जो अभी न्यूज़ में चल रहा है, दैट इज अबाउट न्यू हिट एंड रन लॉ। सो देखिए, आप लोग आजकल न्यूज़ में शायद देख ही रहे होंगे कि अभी ये न्यूज़ चल रही है कि जो ट्रकर्स हैं, जो ट्रक ओनर्स हैं, उन लोगों ने स्ट्राइक करी हुई है। तो ये ज़रा एक बार देख लेते हैं कि क्या ये स्ट्राइक क्यों हो रही है, क्या इशू चल रहा है, ज़रा इसको देख लेते हैं। प्लीज़ नोट, ये जो स्ट्राइक है ये अपने आप में उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जिस रीज़न की वजह से हो रही है ये इम्पॉर्टेंट है और ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो ज़रा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ आई थी जिसमें आपको पता चला था कि जो इंडियन पीनल कोड होता है ब्रिटिश टाइप का, उसको हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसने रिप्लेस कर दिया है विद भारतीय न्याय संहिता। साथ ही साथ जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 का उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस करा है और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करा है भारतीय साक्ष्य संहिता, इससे रिप्लेस करा है। तो सरकार ने ये जो ब्रिटिश एरा के पुराने जो प्रोसेसेस होते थे, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, उस पूरे को ओवरहॉल कर दिया था और उसके बेसिस पर 3 नए उन्होंने जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करके 3 नए एक्ट्स लेकर के आए थे। अब इसमें ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें उन्होंने चेंज करा था और जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर कोई पर्सन जो है वो केयरलेस ड्राइविंग की वजह से, खराब ड्राइविंग की वजह से कोई एक सीरियस रोड एक्सीडेंट कर देता है और बिना पुलिस को बताए या किसी ऑफिशियल को बताए वहां से भाग जाता है, एक्सीडेंट कर दिया और बिना बताए भाग गया, तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है 10 साल तक की जेल में या फिर साथ में फाइन भी 7 लाख रुपए तक का लगाया जा सकता है। ये एक नई चीज सरकार ने इंट्रोड्यूस करी थी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में। भारतीय न्याय संहिता ने इस जो कैटेगरी होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि डेथ बाय नेग्लिजेंस, गलती की वजह से किसी की डेथ कर देना, डेथ बाय नेग्लिजेंस, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जिसमें उन्होंने बोला कि पहली कैटेगरी के जो क्राइम होते हैं उसको बोला गया कि जब आप किसी की डेथ कर देते हो ड्यू टू रैश या नेग्लिजेंट एक्ट, जिसमें ड्राइविंग इंक्लूडेड नहीं है। समझिएगा इस बात को ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता ने बोला है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की डेथ कर देता है अपनी किसी गलती की वजह से, किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, जो कि ड्राइविंग नहीं है, इन दैट केस जो ऑफेंडर होगा, जो गलती करने वाला होगा, उसको 5 साल की इंप्रिजनमेंट और फाइन दिया जा सकता है। ये प्रोविजन है। सेकंड, उस कैटेगरी के ऑफेंस को बनाया गया है जिसमें बोला कि अगर कोई अपनी गलती, जो कि गलत ड्राइविंग की वजह से अगर किसी की डेथ करता है और बिना बताए भाग जाता है पुलिस को या मैजिस्ट्रेट को, तो इन दैट केस 10 साल का इंप्रिजनमेंट और साथ में फाइन लगाया जा सकता है। अभी जो सेकंड कैटेगरी है, दैट मीन्स अगर कोई आदमी किसी की अपनी गलती की वजह से, गलत ड्राइविंग की वजह से किसी की डेथ कर देता है और बिना बताए भाग जाता है, इसको एक कॉमन हम लोग नेम से बोलते हैं, दैट इज हिट एंड रन केसेस। इसका एक सिंपल वर्ड होता है हिट एंड रन। किसी को खराब ड्राइविंग से आपने मार दिया, टक्कर मार दी, मर गया, उसकी डेथ हो गई और भाग गया बिना किसी को बताए, इसी को बोलते हैं हिट एंड रन। अब देखिए, पहले जो ब्रिटिश एरा के जो लॉज थे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन पीनल कोड, जिसके बेसिस पर भारतीय न्याय संहिता आई है उसको रिप्लेस करते हुए,
उस ओरिजिनल इंडियन पीनल कोड आईपीसी में हिट एंड रन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था। हिट एंड रन के जितने भी केसेस हुआ करते थे उनको सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी इसमें डिफाइन, इसी के अंडर उनको प्रोसिक्यूट करा जाता था। और इसमें जो मैक्सिमम प्रोविजन हुआ करता था, इसमें हो जाता था जेल टर्म्स ऑफ 2 ईयर या फिर फाइन, ये इसका प्रोविजन हुआ करता था। अब देखिए, ये आईपीसी का जो 304A था, जो पुराना सेक्शन था, इसमें ये तक नहीं डिफाइन था कि अगर किसी कोई आप ड्राइविंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसे नहीं डिफाइन था। इसमें बस ऐसा बोला गया था कि अगर आपकी किसी नेग्लिजेंट एक्ट, किसी गलती की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो आपको 2 साल की सजा या फाइन ये लगाया जा सकता है, ये बोला गया था। तो जब ये बात आप बोलते हो कि किसी की गलती की वजह से किसी की डेथ हो गई, तो इसमें तो डॉक्टर्स तक का भी केस आ सकता है ना भाई। अगर डॉक्टर ने कोई गलती कर दी, कुछ गलत दवा दे दी जिससे किसी की डेथ हो गई, तो उसको भी 304A में प्रोसिक्यूट करा जाता है। और अगर कोई हिट एंड रन कर रहा है, दैट मीन्स किसी की एक्सीडेंट करके बिना बताए भाग गया, तो उसको भी 304A में करा जाता है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल आईपीसी में कोई सेक्शन था ही नहीं हिट एंड रन का। तो ये तो गलत हो रहा है। मतलब डॉक्टर की गलती और अगर कोई सच में एक्सीडेंट करके बिना बताए भाग गया, तो दोनों तो अलग अलग चीजें हैं। और इसी को सही करने के लिए जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें एक नया सेक्शन लाया गया है, जिसमें क्लियरली हिट एंड रन के केसेस को डिफाइन करा गया है और उसको 10 साल की सजा और फाइन उसके लिए प्रोविजन रखा गया है। इसीलिए और इसी के अगेंस्ट अब ट्रकर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए, ट्रकर्स उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके भी अपने रीजन है कि ये जो 10 साल की सजा ये बहुत ज़्यादा हो सकती है, और बहुत सारे जो गरीब होते हैं, जो ट्रकिंग इंडस्ट्री में होते हैं, उतने एक्सपर्ट नहीं होते, उतने रिच नहीं होते हैं, उनको फंसाया जा सकता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। उनके भी अपने वैलिड पॉइंट है। जैसे जैसे ये डिबेट आगे बढ़ेगी, इस पॉइंट को सर और डिटेल में भी कवर करेंगे। हम लोग इस पॉइंट को और भी डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे ये पूरी डिबेट आगे बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं, एंड दैट इज फ्री मूवमेंट रिजीम। इस पर आ जाते हैं। देखिए, न्यूज में ये आया है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में जो फ्री मूवमेंट रिजीम है उसको गवर्नमेंट एंड करने के लिए प्लानिंग कर रही है। ये फ्री मूवमेंट रिजीम क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। इंडिया और म्यांमार का, आई एम सॉरी, म्यांमार का 1643 किलोमीटर का एक बॉर्डर है जो कि स्पैन करता है फ्रॉम स्टेट्स अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन चारों के, ये जो चारों स्टेट है ये म्यांमार को टच करती है, और इन स्टेट्स के थ्रू 1643 किलोमीटर का ये बॉर्डर होता है। अब देखिए, भारत ने और म्यांमार की सरकार ने 2018 में एक एग्रीमेंट करा था जिसको बोलते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम। इसको म्यूचुअली अग्रीड एग्रीमेंट था, जिसमें ये बोला गया था कि ये जो चारों स्टेट्स हैं इनमें रहने वाले जो ट्राइब्स होते हैं, मिजोरम के, मणिपुर के, नागालैंड के, अरुणाचल के, ये जो ट्राइब्स हैं ये म्यांमार के बॉर्डर में 16 किलोमीटर इनसाइड तक जा सकते हैं। देखिए, म्यांमार है, यहाँ से 16 किलोमीटर अंदर तक वो जा सकते हैं और उसके लिए उनको वीजा नहीं लेना पड़ेगा। ये जो भारत सरकार है उसने ये एक्ट 2018 में ये जो काम है इसलिए करा था क्योंकि भारत की सरकार अच्छे रिलेशंस बनाना चाह रही थी म्यांमार के साथ में, और हमारे जो ट्राइब्स जो इन स्टेट्स में रहते हैं उनके ऑलरेडी फैमिली रिलेशंस, उनके कल्चरल रिलेशंस होते हैं। म्यांमार के जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उनके साथ उनके होते हैं। तो जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, जो लोगों के बीच में जुड़ाव है, वो अच्छा सा हो, इसी के लिए सरकार ने 2018 में इस पॉलिसी को लेकर के आए थे। अब इससे देखिए, इससे फायदा क्या होता है, फ्री मूवमेंट रिजीम से क्या फायदा होता है। तो जैसा कि सबसे पहला बोला, कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं वो इंप्रूव होते हैं, कल्चरली दोनों कंट्रीज पास आएंगी। देखिए, ओरिजिनली ये जो इंडिया और म्यांमार की जो बाउंड्री है वो ब्रिटिश ने 1826 में बना दी थी, जो अपने टाइम पर ब्रिटिश बना के चले गए। और उस टाइम पर जब बाउंड्री बनाया तो एक्चुअली तो लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो तो पूछे नहीं गए। इससे हुआ ये कि सेम ट्राइब के लोग, सेम परिवारों के लोग, सेम फैमिलीज के लोग, सेम कल्चर के लोग बॉर्डर के दोनों तरफ आ गए। अब बाद में अब इन बॉर्डर तो बन तो गया, बट फिर भी 1826 से लेकर के 1947 और अभी तक, अभी भी इन लोगों के बीच में जो बॉर्डर के दोनों तरफ है, इंडिया में और म्यांमार के बीच में है, इनके अभी भी फैमिलियल टाइज हैं। फैमिलीज एक दूसरे के साथ में उठती बैठती हैं और उनके बड़े स्ट्रॉन्ग एथनिक कनेक्शन है, कल्चरल टाइज बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो जब फ्री मूवमेंट रिजीम लग जाता है तो इससे दोनों जो कल्चरली दोनों कंट्रीज ज्यादा क्लोज आने लग जाती है, लोगों को भी फायदा होता है, ये इसका एक बेनिफिट होता है।
दूसरा एक और इसका बेनिफिट होता है कि इकोनॉमिकली भी ये अच्छा करता है। देखिए, बिकॉज दोनों कंट्रीज के लोग जो थे ये एक दूसरे से जुड़े हुए ही थे, बॉर्डर की जो कम्युनिटी है ये जुड़ी हुई थी, तो ये पहले भी ट्रेड करा करते थे। लेकिन पहले क्या होता था, जो ट्रेड होता था वो होता था ट्रांस बॉर्डर ट्रेड होता था, जिसमें कस्टम रूट्स जो होते थे उन्हीं के थ्रू आ सकते हैं। बॉर्डर हाट्स लगा करती थी, जिसमें बॉर्डर के जो विलेजर्स हैं वो इधर से उधर जाते थे, और जो कस्टम का रूट होता था, जो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं एंट्री के, वहीं से जा सकते थे, ऐसा था पहले। लेकिन जब से ये फ्री मूवमेंट रिजीम आ गया तो ज़्यादा इजीली दोनों एरिया के लोग बिजनेस कर सकते थे आपस में, तो ये सब फायदा हो रहा था। और 2018 में जब ये लाया गया था तो इसका एक डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव भी था। पहला तो हो गया कल्चरल, दूसरा इकोनॉमिक, और तीसरा था इसका डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव था, जो डिप्लोमेटिक बेनिफिट था इसका, वो ये था कि 2018 में भारत सरकार, उस टाइम की म्यांमार सरकार जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पर म्यांमार में, उसके साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाह रही थी, और वो इंडिया के साथ बड़ी कोऑपरेटिव गवर्नमेंट हुआ करती थी। बाद में वहां पर डिक्टेटरशिप आ गई, मिलिट्री हुंता का रूल आ गया म्यांमार में, जिसने वहां की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हटा दिया, और डिक्टेटरशिप वहां पर आ गई मिलिट्री हुंता की। तो उसके उस टाइम से एफएमआर जो है, फ्री मूवमेंट रिजीम, इसका बड़ा मिसयूज होने लग गया। एज अ रिजल्ट सरकार को भी, अब भारत सरकार को भी लग रहा है कि भाई इसको तो रखने का फायदा नहीं है। एक बार जरा ये देख लेते हैं कि क्या इश्यूज है, क्या मिसयूज हो रहा है फ्री मूवमेंट रिजीम का, एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखिए, एक बात जरा समझनी पड़ेगी कि ये जो बॉर्डर होता है इंडिया म्यांमार का, ये बड़ा पोरस बॉर्डर है। पोरस का मतलब है कि ये इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं करा जा सकता है, क्योंकि ये बॉर्डर जो है इसमें बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ होते हैं, यहाँ के जो हिली एरिया है पूरा का पूरा, तो इसको प्रॉपरली मैनेज करना डिफिकल्ट हो जा रहा होता है। तो इस वजह से इसको प्रॉपर इसको मेंटेन या मैनेज नहीं करा जा सकता है बॉर्डर को, और कोई भी कभी भी आ सकता है, जा सकता है, ये प्रॉब्लम है इस बॉर्डर की। अच्छा, अब इसमें इससे होता क्या है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आसाम राइफल्स होती हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली अगर इलीगल इमिग्रेशन होने लगता है म्यांमार की साइड से, कोई भी घुसता चला आ रहा होता है, डिफिकल्ट है मैनेज करना, तो ये इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। अच्छा, अब और जब भी इलीगल इमिग्रेशन किसी को पकड़ा जाता है तो वो बोल देते हैं कि फ्री मूवमेंट रिजीम में है, और कोई गारंटी नहीं, 16 किलोमीटर अंदर वो कहीं भी घुसते हुए चले जाते हैं। भाई सब जंगल ही है पूरे बॉर्डर में, तो वो 16 किलोमीटर तक आने की फ्रीडम थी, बट कोई कहीं से भी घुसता चला आ रहा है। तो ये मिसयूज हो रहा था फ्री मूवमेंट रिजीम का, कि जो लिमिटेशन थी उसके बियॉन्ड भी कोई भी इलीगल इमिग्रेशन कर रहा था। अच्छा, नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि जो म्यांमार है उसके किनारे जो लाओस है और थाईलैंड है, ये तीनों मिलकर के बनते हैं गोल्डन ट्राइंगल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग्स। आपने शायद पढ़ा होगा इसके बारे में, पहले के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी डिस्कस करा गया था कि म्यांमार जो है, बर्मा, लाओस और थाईलैंड, ये तीन कंट्री हैं, दिस इज पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल, जहां पर ड्रग्स का खूब प्रोडक्शन होता है, लॉट ऑफ ड्रग प्रोडक्शन हैपेंस इन दीज एरियाज। और ये जो ड्रग्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ये इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया में ये सेल करने के लिए लाए जाते हैं। ये होती है ड्रग ट्रैफिकिंग इसके थ्रू, और उसकी वजह से हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग का कंजम्पशन बढ़ता है, और उसकी वजह से जो यंग पॉपुलेशन है वो इफेक्ट हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अब लोग फ्री मूवमेंट रिजीम की बातें बोल करके वो आ जाते हैं ड्रग्स ले करके और इलीगली सेल करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम हो रही है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, या जो उल्फा था, या जो एनएससीएन है, ये क्या करते हैं कि इनके जो लोग होते हैं वो म्यांमार बर्मा में जाके छुप जाते हैं, जब अटैक करना होता है तो वो आ जाते हैं इंडिया में, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इंसर्जेंट ग्रुप्स इसका फायदा हुआ करते थे। अच्छा, इसका एक और बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो इंसर्जेंट ग्रुप थे ये चाइना से आर्म्स स्मगलिंग भी कर लिया करते थे। देखिए, चाइना यही नॉर्थ में ही है, तो वो क्या करते थे, चाइना के जो बंदूकें होती हैं, आर्म्स होते हैं, हथियार होते हैं, उनको लेके, गन्स को लेकर के, बॉम्ब को लेकर के म्यांमार के जो रूट होता है उसके थ्रू इंडिया में ले आते थे। देखिए, अरुणाचल के रूट के थ्रू लाना डिफिकल्ट है, क्योंकि अरुणाचल के रूट पर बहुत स्ट्रिक्ट इंडियन गवर्नमेंट वॉच रखती है, तो वो क्या करते थे, चाइना से म्यांमार लाओ और म्यांमार से इंडिया ले आओ थ्रू फ्री मूवमेंट रिजीम। तो वो आर्म्स स्मगलिंग होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ ही साथ जो ड्रग ट्रैफिकिंग थी उससे वो लोग मनी भी उनको काफ़ी मिल जाया करता था, तो ड्रग्स वो लाओ म्यांमार से और बेचो इंडिया में, और उससे उनको मनी मिलता था, और उससे उनकी इंसर्जेंसी कंटिन्यूड रहती थी। तो ये सारे इश्यूज थे जिनको मैं ब्रॉडली बोलूँ
तो आर्म्स स्मगलिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी, इंसर्जेंसी हो रही थी, इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, और इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए इस बॉर्डर को प्रॉपरली मैन कर पाना, प्रॉपरली मैनेज करना डिफिकल्ट हो गया था। तो ये सब इश्यूज यहाँ से हो रहे थे। अब ये जो इश्यूज है इंडिया म्यांमार बॉर्डर के, ये इनको देखिए, अगर कैटेगरीज में डिवाइड करूं तो ये है इस 3 रीजंस में। रग टेरेन ऐसी है, फ्री मूवमेंट रिजीम था, और मिलिट्री हुंता इन म्यांमार है। ये तीनों कॉम्बिनेशन की वजह से इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग और इंसर्जेंसी बढ़ रही थी। इसी को एंड करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, तो अभी प्लान कर रहे हैं कि हम फ्री मूवमेंट रिजीम को टर्मिनेट कर देंगे, खत्म कर दिया जाएगा। और ये जो प्लान बनाया गया है, ये लोकल रेजिडेंट्स की भी कंप्लेंट थी उस जगह के, कि भाई जो फ्री मूवमेंट रिजीम है उसकी वजह से इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग्स और आर्म्स ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये लोकल पॉपुलेशन भी इस बारे में बोल रही है कि फ्री मूवमेंट रिजीम से प्रॉब्लम्स भी हो गए हैं। तो इसी के बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन दिया है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो सीधे सीधे यहाँ पर जितनी भी बातें बोली गई हैं उसी से ही आप कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक जो सर ने दिया है, दैट इज रिलेटेड विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको एक बार जरा देख लेते हैं ये क्या है। सी देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक वन ऑफ द ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। पहले भी कई बार सर ने आपको एक्सप्लेन करा है कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसमें से जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको 1994 में टर्मिनेट कर दिया गया था, ये खत्म हो गया है। तो अभी बचे हुए हैं ये 5 जो हैं, ये मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स बचे हैं। अब इसमें से ये जो प्रिंसिपल ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल आया है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसकी जो प्रिंसिपल सीट है, कहाँ पर ये लोकेटेड है, दैट इज इन द पीस पैलेस इन द हेग इन द नीदरलैंड। नीदरलैंड कंट्री में जो हेग सिटी है उसके पीस पैलेस में ये लोकेटेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि अगर कोई कंट्री किसी इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक कर देती है तो इन दैट केस कोई दूसरी कंट्री उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है और बोल सकती है कि इस कंट्री ने इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करा है और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। एग्जाम्पल के लिए, आप अभी कुछ साल पहले एक केस हुआ था कुलभूषण जाधव का केस। इसमें एक हमारे यहाँ के इंडिया के जो पर्सन है कुलभूषण जाधव, इनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। और पकड़ने के बाद में उनको जो कॉन्स्युलर एक्सेस होता है, कि उनको एक्सेस मिलना चाहिए इंडिया की कॉन्सुलर सर्विसेज का, वो भी उनको नहीं मिल रहा था कुलभूषण जाधव को। तो इंडिया जो था उस टाइम पर उनके इस पाकिस्तान के सेक्शन के अगेंस्ट चला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्योंकि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन जो कि एक इंटरनेशनल लॉ है उसका वायलेशन कर दिया था। इसीलिए इंडिया जो है उसके अगेंस्ट चला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसका फायदा देखिए ये हुआ था कि एक बार जब इंडिया चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये बात हो रही है 2016-17 की, एग्जैक्टली मुझे ईयर तो नहीं याद है, बट एक बार जब इंडिया चला गया था तो पाकिस्तान ने इंडिया के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने से पहले कुलभूषण जाधव जी को सीधे फांसी की सज़ा दे दी थी, कि उनकी फांसी की सज़ा अनाउंस कर दी गई थी और उनको बोल दिया गया था कि उनकी डेथ सेंटेंस उनको दे दिया गया था। बट जब इंडिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो उस टाइम पर फिर पाकिस्तान को उनका जो डेथ सेंटेंस है वो सस्पेंड करना पड़ा। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को बोला कि आप ऐसे नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपने ट्रायल के टाइम पर, जब उनका कोर्ट में केस चल रहा था कुलभूषण जाधव जी का, उस टाइम पर आपने इंडिया को जो कॉन्सुलर एक्सेस देना चाहिए, इंडिया के वो सिटीजन थे, तो इंडिया अंडर द वियना कन्वेंशन इज अलाउड कि वो कुलभूषण जाधव जी की हेल्प करे, वो आपने नहीं करने दिया था। और इसीलिए पाकिस्तान को उन्होंने मना कर दिया था कि आप डेथ सेंटेंस नहीं देने देंगे। तो ये केस था, ये पुरानी बात है। तो ये बताया गया है किस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है वो किसी कंट्री को ऑर्डर दे सकता है अगर वो किसी इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करता है। अब देखिए यही रिसेंटली भी हुआ है। साउथ अफ्रीका जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया है और ये बोलने के लिए कि इजराइल ने जो 1948 का जेनोसाइड कन्वेंशन है उसका वायलेशन कर दिया है। 1948 का जो जेनोसाइड कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें बोला गया है कि कोई भी कंट्री जेनोसाइड नहीं कर सकती है। दैट मीन्स जेनोसाइड का जो मतलब होता है
कि जब कोई कंट्री कुछ ऐसा काम करती है जिससे किसी दूसरी कंट्री के जितने भी नेशनल, जो भी वहाँ के रहने वाले सिटीजन हैं सारे के सारे, या पार्टली एक बड़ा ग्रुप, या कोई पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, या कोई पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप, या कोई पर्टिकुलर ट्राइबल एथनिक ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, किसी को ग्रुप्स को टारगेट नहीं कर सकती है। इसको बोला जाता है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब है कि मास लेवल पर मर्डर हो रहा है, बिल्कुल बड़ी पूरी पॉपुलेशन को ही मारने में हो गए हैं, कि किसी कंट्री का जब ऑब्जेक्टिव है कि दूसरी कंट्री की पॉपुलेशन को ही मार दो, पॉपुलेशन अंदर, या अपनी कंट्री की किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को खत्म कर दो, इसको बोलते हैं जेनोसाइड। ये अगर कोई कंट्री करती है तो उसको प्रिवेंट करा गया 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन में। और साउथ अफ्रीका ने अब बोला है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की है कि इजराइल ने इसका वायलेशन करा है इस 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन का। अब देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बेसिस पर सर ने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना आंसर जो कमेंट सेक्शन है इसमें आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ आर्टिकल है रिलेटेड विद द CAA रूल्स, और इसमें न्यूज़ ये आई है कि CAA रूल्स को नोटिफाई कर दिया जाएगा बिफोर द लोकसभा पोल्स। लोकसभा पोल्स शेड्यूल्ड है दिस ईयर 2024 में ही, मई में, तो उसके पहले पहले ये जो CAA के रूल्स है उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। जरा एक बार समझ लेते हैं कि ये CAA के रूल्स का क्या मतलब है और ये कैसे रूल्स, क्या नोटिफिकेशन का क्या मतलब है। देखिए, एक चीज़ तो आपको पता ही होगी, हमारे देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि गवर्नमेंट के जो 3 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इसमें लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को एनफोर्स करना। लेजिस्लेटिव मतलब हमारा पार्लियामेंट जो कि बनाती है लोकसभा, राज्यसभा, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो हमारी सरकार होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स, दीज आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और उसी में हमारे आ जाते हैं DCs एंड ऑल। ये सब का काम होता है लॉ को एनफोर्स करना। अब देखिए, लॉ जो बनते हैं ये काम है लेजिस्लेटिव का, और लॉ बनाने का तरीका होता है कि पहले किसी बिल को पार्लियामेंट में लाया जाता है। पार्लियामेंट में जब ये बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, लोकसभा से, राज्यसभा से पास होता है, तब ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट इस बिल को अप्रूव कर देता है तब ये बन जाता है एक्ट, वो एक लॉ बन जाता है, और उसका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन का, एग्जीक्यूटिव का। दैट मीन्स ये एग्जीक्यूटिव इसको इम्प्लीमेंट करता है। हाउएवर, एक बात जरा समझिएगा, किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कई बार कुछ उसके सबऑर्डिनेट लॉज, रूल्स या रेगुलेशन भी बनाने पड़ते हैं। देखिए, जब कोई लॉ बनता है तो वो ब्रॉड, वो एक ऊपर ऊपर से बातें बोलता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, या ये करने की क्या सजा होगी, क्या उसकी पेनाल्टी होगी, वो ये बातें करता है। एग्जैक्टली उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना होता है ये लॉ में मेंशन नहीं होता है, क्योंकि कैसे एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड कैसे इंप्लीमेंट करना है ये कोई लॉ बता भी नहीं सकता है। वो किसी एग्जीक्यूटिव को ही पता होगा, जो DCs होंगे उनको पता होगा कि ग्राउंड लेवल पे चीजें कैसे होती हैं। और इसी के लिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब है लॉस, रूल्स या रेगुलेशन जिसके थ्रू हम लोग किसी लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है ये पार्लियामेंट तो नहीं कर सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि वो ग्राउंड लेवल पर चीज़ें अलग होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, और इसी के लिए एग्जीक्यूटिव को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप इनको बनाएं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को। अब इसीलिए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको दिसंबर 2019 में पास करा गया था, तब ये लॉ बन गया था, उसके रिलेटेड जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, जो रूल्स हैं, CAA के जो रूल्स हैं, वो होम मिनिस्ट्री अब लेकर के आने जा रही है। होम मिनिस्ट्री ने 2019 के टाइम पर बोला था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, CAA एक्ट है, उसके रूल्स जो है वो जल्द ही उसको नोटिफाई करेंगे। रूल ये होता है कि अगर कोई लॉ बना है तो उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर रूल्स बना देने चाहिए, ऐसा बोला गया है। बट उस टाइम पर होम मिनिस्ट्री नहीं बना पाई, तो उन्होंने 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा इस बात को लेकर के, बट 3 महीने के में भी नहीं बने। फिर उसके बाद में कोविड और सब कुछ आ गया, तो उसके बाद से बार बार एक्सटेंशन लेते रह गए, और 2019 से लेकर के अब तक इसके जो रूल्स होते हैं, जो इसका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, वो नहीं बना है। तो उसी के लिए अब बोला है कि भाई
सीनियर गवर्नमेंट जो एक ऑफिसर है उन्होंने बोला है कि जो सीए के रूल्स हैं उनको लोकसभा इलेक्शन से बहुत पहले ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, ये बता दिया जाएगा। तो ये बात बोली गई थी। अब देखिए एक एक बात और भी है यहाँ पर कि क्यों इतना डिले हुआ, क्यों रूल्स नहीं बने। तो उसका एक रीज़न ये भी बोला जा रहा है कि आसाम में जब सीए एक्ट आया था तब भी बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, और ऐसा फियर है कि जब अगर अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब इसके रूल्स बनेंगे, फिर से आसाम में कुछ किसी टाइप के प्रोटेस्ट या कुछ ऐसा हो सकता है, कि ये भी एक डर है जो कि कोई ऐसा एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, बट हाँ ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है। सो आपका जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर देखिए यहाँ पर सर ने दिया हुआ है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन।